जापान में नगरीकरण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में नगरों की संख्या तथा उसके आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पहले इस देश में 85% जो पॉपुलेशन है वह कृषि में संलग्न थी और ग्रामीण इलाकों में रहती थी। वर्ष 1945 में लगभग आधी जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी। इस समय जापान की लगभग 78% जनसंख्या नगरों में रहती है। जापान में अधिकांश आधुनिक नगरीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। जापान के नगरीकरण का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि यह देश के बहुत ही सीमित क्षेत्र में विकसित हुआ है। सबसे अधिक नगरीकरण का क्षेत्र पश्चिम में किताक्युशु से पूर्व में टोक्यो तक है। इस छोटे से क्षेत्र में कई बड़े बड़े नगर बस गए हैं। जापान में 11 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 9 नगरों की जनसंख्या 5 से 10 लाख के बीच है और 45 नगरों की जनसंख्या 3 से 5 लाख के बीच है। जापान में सर्वाधिक नगरीकरण 3 नगरीय ग्रंथियों अर्बन नोड्स में हुआ है। ये ग्रंथियाँ धीरे धीरे आपस में मिलकर टोकेडो मेगालोपोलिस का निर्माण कर रही हैं। इन 3 ग्रंथियों के नाम टोक्यो, याकोहामा, नगोया तथा ओसाका कोबे क्योटो हैं। इन 3 ग्रंथियों को किहिन, क्यूशो तथा हानशिन औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। चौथा औद्योगिक क्षेत्र किताक्युशु है जो टोकेडो मेगालोपोलिस से बाहर है। इस समय जापान के लगभग 43% पॉपुलेशन इन 3 अर्बन नोड्स में निवास करती हैं। अकेले टोक्यो जो नोड्स है, अर्बन नोड्स है, उसमें लगभग 290 लाख व्यक्ति रहते हैं। ओसाका में 170 लाख तथा नगोया में 80 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त जापान में अन्य नगर भी हैं। होक्काइडो में सप्पोरो तथा होक्काइडो प्रमुख नगर है। होन्शु में सेंदाई, फुकुई, निगाटा प्रमुख है। दक्षिणी शिकोकू तथा दक्षिणी किशु में कोई भी बड़ा नगर नहीं है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मुख्य नगरों की जनसंख्या में वृद्धि आई है, परंतु जो उपनगर हैं उनकी जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। अब हम जापान के महत्व की बात करते हैं तो देखिए, किसी भी राष्ट्र का महत्व सामरिक आधार पर हो सकता है, आर्थिक आधार पर हो सकता है, राजनीतिक आधार पर हो सकता है, सांस्कृतिक आधार पर हो सकता है। तो जापान में लगभग सारे के सारे आधारों के आधार पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी स्थिति को लिए हुए हैं। आपको हर एक यूनिट में जो राष्ट्र पढ़ना है उसका महत्व उस कॉन्टिनेंट में या पूरी विश्व के संदर्भ में पता होना चाहिए। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी हम देखते होंगे कि कुछ लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ लोग कम महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ लोग दबंग होते हैं, कुछ लोग नोटोरियस होते हैं। इसी प्रकार पूरे विश्व में जो भी राष्ट्र होता है उसको इन आधारों पर हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का राष्ट्र है, कि लोगों को दूसरे राष्ट्रों को धमकाता है, कि उनके साथ सहयोग की प्रवृत्ति रखता है या शांति की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार हम प्रत्येक राष्ट्र का असेसमेंट कर सकते हैं। जापान की स्थिति को आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। जापान एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है और इसके पूर्व में पूरा पैसिफिक ओशन है, पूरा प्रशांत महासागर है, और जो कि और अगर पूर्व में जाएंगे तो हमको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिलते हैं। जापान का जो विकास हुआ वो मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, जब इसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा
परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद ही इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। चूँकि जापान ने युद्ध की त्रासदी को झेला, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की यह नीति रही कि वह अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग और शांति बनाए रखेगा। अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये आपके लिए होमवर्क है कि हम किसी राष्ट्र का इम्पोर्टेंस कैसे ज्ञात कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि हमारे मान लो कहीं से कोई रास्ता जा रहा है गांव में, और वहाँ पर कोई एक ऐसा घर है या ऐसे व्यक्ति का घर है जो बहुत नोटोरियस है, और जो भी उसके सामने, घर के सामने से जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर आने जाने वालों को परेशान करता है। तो दो स्थितियाँ हो सकती है कि या तो आप अपना रास्ता दूसरा चुन लेंगे, तो हो सकता है वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता हो, या उस आदमी से आप समन्वय की नीति बना के रखेंगे। यही स्थिति हर एक राष्ट्र की जो कहलाती है वो होती है उसकी सामरिक स्थिति, कि वो दूसरे राष्ट्रों को किस प्रकार से बिना कुछ ज़्यादा किए प्रभावित कर पाता है। अगर हमको उस रास्ते से या उसके पड़ोस से कोई रास्ता गुजर रहा है, वहाँ से हमको कोई ट्रेड करना है, कोई व्यापार करना है, या वहाँ से कोई परिवहन मार्ग जा रहा है, तो हमें निश्चित रूप से उस राष्ट्र के साथ सहयोग और शांति की नीति बनाए रखनी पड़ती है। तो ये तो हो गया सामरिक स्थिति की बात करते हैं कि सामरिक स्थिति के आधार पर किसी भी राष्ट्र का महत्व कैसे निर्धारित होता है। और अगर कोई राष्ट्र ऐसी जगह पर है जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं जा रहा है, तो उस राष्ट्र के साथ आप कोई दूसरा राष्ट्रीय सहयोग की नीति अपनाइए, कोई आवश्यक नहीं। दूसरी बात आती है कि उस राष्ट्र के आसपास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो संभवतया उसकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि अच्छी हो, जब हम पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रिसोर्सेज होते हुए भी बहुत सारे राष्ट्रों की स्थिति बहुत ख़राब है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, परंतु वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर भी कोई राष्ट्र का महत्व अपना आप में जहाँ परिलक्षित हो पाता है। कोई राष्ट्र जिसकी जीडीपी ज़्यादा होती है, HDI इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो वो राष्ट्र आर्थिक स्थिति के आधार पर मजबूत होता है। वो दूसरे राष्ट्रों को पैसे दे सकता है और दिए हुए पैसों के आधार पर अपनी मनमानी भी करता है, जिसका एग्जाम्पल हम चाइना के संदर्भ में देख सकते हैं, जिसने भारत के पड़ोसी देशों को लोन दिया हुआ, उस लोन के आधार पर वो उनसे मनमाने कार्य भी करवाने जा रहा है और करवाता भी। फिर एक स्थिति होती है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति जिसको हम सामान्य भाषा में अप्रोच की बात करते हैं कि उसकी, हम कहते हैं कि उसकी तो बहुत ऊंची तक अप्रोच है। तो वैसा का वैसा राष्ट्र के संदर्भ में भी होता है कि उसने किन किन मजबूत और सबल राष्ट्रों के साथ मित्रता बनाए रखी है। तो ऐसा होता है कि आपका दोस्त बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो कोई आपसे उलझने का प्रयास नहीं करता है, इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हो, इसलिए कि आपका मित्र ताकतवर है। यही स्थिति आती है राजनीतिक महत्ता के आधार पर कि आपका जो ग्रुप है, राष्ट्र का जो ग्रुप है, वह अपना किस प्रकार से कितना दबदबा रखता है। और सांस्कृतिक महत्व की बात आती है, हालांकि ये बहुत व्यावहारिक बात है। हम चूँकि सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारे जैसा कोई और होता है तो हम उसके ज़्यादा जल्दी से अटैच हो जाते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं। तो ऐसा ही राष्ट्रों के संदर्भ में भी है कि जहाँ कल्चर एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती हुई होती है, तो उस राष्ट्र के साथ हम सामान्य रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं, या हमारे हित एक जैसे होते हैं तो उसके साथ हम समान रूप से या बहुत सहयोग की भावना रखते हैं। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इन तथ्यों को लेकर मंथन करें, विभिन्न राष्ट्रों को देखें कि वो उनकी लोकेशन क्या है, उनका एक्सटेंशन क्या है, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उनकी विदेश नीति क्या है। इन सभी आधारों पर ही किसी राष्ट्र का इम्पोर्टेंस बनता है। तो इस पर आप
विचार करें, मंथन करें और अपने ओन लैंग्वेज में ये कार्य करने का प्रयास करें। थैंक यू।